आज हमारे पास भारतीय वित्तीय बाजारों की वास्तुकला को समझाने वाले कुछ बहुत ही दिलचस्प इन्फोग्राफिक्स हैं। हाँ हाँ, और ये देखने में किसी पुराने खजाने के नक्शे जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हमें पैसे और पूंजी के प्रवाह की बिल्कुल आधुनिक दुनिया में ले जाते हैं। और हमारा मिशन है इन जटिल नक्शों को समझना, मतलब ये जानना कि कैसे एक आम इंसान की छोटी सी बचत देश की सबसे बड़ी कंपनियों के विकास का हिस्सा बनती है। तो ये एक तरह का पुल है। हाँ, ये पूरी प्रणाली बस एक ही काम करती है। जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, यानी बचतकर्ता, उन्हें उनसे जोड़ना जिन्हें पैसे की जरूरत है, मतलब उधारकर्ता। तो चलिए इस पुल को पार करते हैं और भारतीय वित्तीय प्रणाली के हर हिस्से की गहराई से पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है, रातों रात की नकदी जरूरत से लेकर लंबी अवधि में संपत्ति बनाने तक। ठीक है। तो इस नक्शे का पहला बड़ा विभाजन क्या है? सबसे पहले इस पूरी व्यवस्था की नींव को समझते हैं। देखिए, इन्फोग्राफिक इसे दो हिस्सों में बांटता है। एक है असंगठित बाजार। साहूकार, चिटफंड, वो सब। हाँ, वो सब जो ज्यादातर अनौपचारिक और अनरेगुलेटेड होता है। लेकिन हम आज बात करेंगे दूसरी दुनिया की, यानी संगठित बाजार की। जहाँ सारा बड़ा खेल होता है। बिल्कुल। और जहाँ हर चीज पर सेबी और आरबीआई जैसे नियामकों की पूरी नजर रहती है। ठीक है। तो इस रेगुलेटेड दुनिया में भी मुझे दो अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक है मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, और दूसरा है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। इनमें क्या फर्क है? सारा फर्क आप कह सकते हैं समय का है। समय का? हाँ, मनी मार्केट एक तेज रफ्तार का खेल है। मतलब आज पैसा दिया, कुछ दिनों, हफ्तों या ज्यादा से ज्यादा एक साल में वापस। अच्छा। ये सिस्टम की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, मतलब रोजमर्रा की कैश की जरूरतों को पूरा करने वाला इंजन है। और कैपिटल मार्केट, वो इससे अलग कैसे है? सोचिए, अगर किसी कंपनी को 20 साल के लिए एक नया प्लांट लगाना हो तो तब तो हफ्ते भर का उधार काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर तस्वीर में आता है कैपिटल मार्केट। ये लंबी अवधि के सपनों का बाजार है, जहां एक साल से ज्यादा के लिए पैसा जुटाया जाता है। समझ गई। शॉर्ट टर्म स्पीड के लिए मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कैपिटल मार्केट। तो चलिए पहले मनी मार्केट की रफ्तार को समझते हैं। यहाँ का बॉस कौन है? यहाँ के सबसे बड़े खिलाड़ी और रेफरी दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई हैं। अच्छा। वो बैंकों और एनबीएफसीज के साथ मिलकर पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी मैनेज करते हैं। और यहाँ एक सुनहरा नियम चलता है। क्या है वो नियम? नो सिक्योरिटी, नो कैश। वाह, मतलब सब कुछ लिखित में। एकदम। जुबानी वादों पर यहाँ कुछ नहीं मिलता। बिना सिक्योरिटी कोई कैश नहीं। दिलचस्प है। तो जब सरकार को इस बाजार में शॉर्ट टर्म पैसा उठाना होता है, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करती है? मुझे यहाँ टी बिल्स और सीएमबीज दिख रहे हैं। सही। टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स सरकार के सबसे भरोसेमंद शॉर्ट टर्म उधार के कागज हैं। ये 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के लिए होते हैं। और ये सीएमबीज, ये तो नए लग रहे हैं। हाँ, ये 2010 में शुरू हुए हैं। कैश मैनेजमेंट बिल्स और भी शॉर्ट टर्म होते हैं, 91 दिन से भी कम। ये सरकार के टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैच को ठीक करने के लिए हैं। जैसे महीने के अंत में सैलरी देनी है और टैक्स कलेक्शन अभी तक आया नहीं, उस गैप को भरने के लिए। और इनके काम करने का तरीका बड़ा मजेदार है। कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि ये डिस्काउंट पर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे इन्फोग्राफिक में दिखाया है। आप 90,000 रुपये दीजिए और सरकार से 1 लाख का टी बिल ले लीजिए। मैच्योरिटी पर सरकार आपको पूरे 1 लाख देगी। तो जो बीच का 10,000 रुपए का फर्क है, वही मुनाफा है। वही आपका ब्याज है। और ये सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ गारंटी खुद भारत सरकार की होती है। ठीक है, ये तो सरकार की बात हुई, पर बैंक भी तो आपस में लेन देन करते होंगे। बिल्कुल करते हैं, और बहुत ज्यादा। इसे इंटर बैंक मार्केट कहते हैं। कभी कभी किसी बैंक को सीआरआर या एसएलआर जैसी जरूरतें पूरी करने के लिए बस एक रात के लिए कैश कम पड़ जाता है। अच्छा, तो कॉल मनी का मतलब हुआ एक रात का उधार। एकदम सही। अगर एक रात के लिए चाहिए तो वो दूसरे बैंक को फोन करते हैं, उसे कहते हैं कॉल मनी। और अगर ज्यादा समय के लिए चाहिए हो तो? अगर कुछ ज्यादा दिनों, मान लीजिए 2 से 14 दिनों के लिए चाहिए, तो वो नोटिस मनी हो जाता है। और अगर 15 दिन से 1 साल तक के लिए, तो उसे टर्म मनी कहते हैं। तो ये बैंकों का अपना एक दोस्तों से उधार वाला नेटवर्क है। आप ऐसा कह सकती हैं। ये पूरा सिस्टम बैंकों को आपस में लिक्विडिटी मैनेज करने में बहुत मदद करता है। यहाँ एक खास बात और लिखी है। कुछ संस्थाएं जैसे एलआईसी, यूटीआई, नाबार्ड सिर्फ उधार दे सकती हैं, ले नहीं सकती। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये संस्थाएं कैश रिच हैं। LIC के पास हर रोज प्रीमियम का करोड़ों रुपया आता है। उनका मुख्य काम बोरिंग नहीं बल्कि उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इसलिए वो इस मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाते हैं। मतलब सिस्टम को पैसा उधार देते हैं। हाँ। अब आते हैं कॉर्पोरेट्स पर। अगर किसी बड़ी कंपनी को थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए तो यहाँ कमर्शियल पेपर्स या CPs का जिक्र है। सोचिए, अगर आप एक बहुत बड़ी और भरोसेमंद कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स और आपको 1 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो आप बैंक के पास जाने के बजाय सीधे बाजार से पैसा उठा सकते हैं। तो वही है कमर्शियल पेपर? हाँ, वही है कमर्शियल पेपर। ये एक असुरक्षित वचन पत्र होता है। 1 मिनट, असुरक्षित मतलब इनके पीछे कोई गारंटी या कोलैटरल नहीं? अगर कंपनी डूब गई तो? बहुत अच्छा सवाल है। और इसीलिए CPs सिर्फ बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां जारी कर पाती हैं। निवेशक उनकी साख पर भरोसा करते हैं। तो ये उन्हें बैंक लोन से सस्ता पड़ता होगा? अक्सर हाँ, क्योंकि कंपनियां बैंक जैसे बिचौलिए को हटाकर सीधे बाजार से पैसा उठा रही है। ये फंडिंग का एक स्मार्ट शॉर्टकट है। एक और दिलचस्प इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल। इन्फोग्राफिक में इसकी पूरी यात्रा दिखाई गई है जो थोड़ी जटिल लग रही है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए, एक सप्लायर ने एक बड़ी दुकान को माल बेचा। दुकान ने कहा पैसे 2 महीने बाद देंगे और एक बिल पर साइन कर दिया। ठीक है। अब सप्लायर को आज पैसों की जरूरत है। वो उस बिल को लेके बैंक के पास जाता है और कहता है आप ये बिल रख लो और मुझे अभी 1 लाख की जगह 95,000 दे दो। और बैंक मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि 2 महीने बाद दुकान से पूरे 1 लाख मिल जाएंगे, तो बैंक का 5,000 का फायदा हो गया। बिल्कुल, बैंक के लिए यही बिल अब कमर्शियल बिल बन जाता है। बैंक ने सप्लायर की तुरंत मदद की और खुद थोड़ा मुनाफा कमा लिया। मतलब ये छोटे व्यवसायों के लिए लिक्विडिटी बनाए रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो मनी मार्केट तेज रफ्तार का खेल है। लेकिन अब चलते हैं लंबी अवधि की दुनिया में, कैपिटल मार्केट। यहाँ फैक्ट्री और सुपरमार्केट की एनालॉजी दी गई है। ये बहुत अच्छी है। हाँ, ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। प्राइमरी मार्केट एक फैक्ट्री की तरह है जहां नई सिक्योरिटीज बनती हैं। हाँ, जहां शेयर्स और बॉन्ड्स बनाए जाते हैं और पहली बार जनता को बेचे जाते हैं। यहाँ जब आप पैसा लगाते हैं तो वो सीधा कंपनी के पास जाता है ताकि वो उस पैसे से नई फैक्ट्री लगा सके या अपना बिजनेस बढ़ा सके। एकदम सही। और सेकेंडरी मार्केट है एक सुपरमार्केट, जहां पहले से बने हुए प्रोडक्ट्स यानी शेयर्स हम और आप जैसे निवेशक आपस में खरीदते बेचते हैं। बिल्कुल, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर। यहाँ पैसा एक निवेशक से दूसरे निवेशक के पास जाता है, कंपनी के पास नहीं। ठीक है। और इस फैक्ट्री यानी प्राइमरी मार्केट में पैसा जुटाने का सबसे मशहूर तरीका तो IPO ही है। हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है और स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है। मुझे याद है जब ज़ोमैटो का IPO आया था तो हर तरफ बस उसी की चर्चा थी। बिल्कुल। और IPO के बाद अगर उसी लिस्टेड कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाती है। और ये OFS क्या है, ऑफर फॉर सेल? इसमें कंपनी के मालिक या बड़े निवेशक, जिन्हें प्रमोटर कहते हैं, वो अपना हिस्सा बेचते हैं। यहाँ पैसा कंपनी को नहीं बल्कि हिस्सा बेचने वाले प्रमोटर को मिलता है। अच्छा, और इस पूरी खरीद बिक्री के लिए जो सुपरमार्केट है यानी सेकेंडरी मार्केट, उसका ढांचा क्या है? इसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक्सचेंजेस जैसे BSE और NSE, जहां असल में ट्रेडिंग होती है। और दूसरा है डिपॉजिटरीज जैसे NSDL और CDSL। ये एक तरह के बैंक हैं जो हमारे शेयर्स को कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मतलब डीमैट रूप में सुरक्षित रखते हैं। मुझे इन्फोग्राफिक का ये हिस्सा बहुत पसंद आया, मार्केट जूलॉजी, जैसे हम किसी फाइनेंशियल सफारी पर हों। हाँ। तो इस जंगल का राजा कौन है? इस जंगल का राजा तो बुल है, यानी सांड। वो निवेशक जो हमेशा आशावादी रहता है, जिसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और वो अपने सींगों से मार्केट को ऊपर उछालता है। हाँ, यही कहते हैं। और उसका दुश्मन है बेर यानी भालू, जो निराशावादी है और सोचता है कि मार्केट गिरेगा, और वो अपने पंजों से मार्केट को नीचे खींचता है। ये तो क्लासिक हो गया। लेकिन यहाँ स्टैग का भी जिक्र है। ये क्या है? स्टैग यानी बारहसिंगा। ये वो चालाक निवेशक है जो IPO में सिर्फ इसलिए पैसा लगाता है ताकि लिस्टिंग वाले दिन बढ़ी हुई कीमत पर शेयर बेचकर तुरंत मुनाफा कमा सके। मतलब वो लंबी अवधि के लिए निवेश नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बस क्विक प्रॉफिट की तलाश में रहता है। ज़ोमैटो IPO के समय ऐसे बहुत सारे स्टैग्स एक्टिव थे। जबरदस्त। तो अब इस कैपिटल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, उन पर आते हैं। जी। यहाँ 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, इक्विटी और डेट। हाँ,
इक्विटी का सीधा मतलब है हिस्सेदारी या ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। और वोटिंग का अधिकार भी मिलता है। हाँ, वोटिंग का अधिकार मिलता है और कंपनी के मुनाफे में से डिविडेंड भी। लेकिन इसमें जोखिम भी सबसे ज्यादा है। अगर कंपनी डूबी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा सबसे आखिर में मिलता है। अगर कुछ बचा तो? हाँ, अगर कुछ बचा तो। इसीलिए इसका एक हाइब्रिड रूप भी है, प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्हें प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता मिलती है। बिल्कुल, डिविडेंड मिलने में भी और कंपनी बंद होने पर पैसा वापस मिलने में भी। इनका डिविडेंड भी अक्सर फिक्स्ड रेट पर होता है। लेकिन वोटिंग अधिकार नहीं होते। आमतौर पर नहीं। तो इक्विटी मतलब मालिकाना हक और डेट मतलब उधारी। जब हम किसी को डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए पैसा देते हैं तो हम मालिक नहीं बल्कि लेनदार या क्रेडिटर बनते हैं। एकदम सही। और इसमें सबसे सुरक्षित हैं सरकारी प्रतिभूतियां या G-Secs, क्योंकि यहां आप सीधे सरकार को उधार दे रहे हैं। ये 5 साल से लेकर 40 साल तक की लंबी अवधि के लिए हो सकते हैं। और कंपनियां जो उधार लेती हैं उसे डिबेंचर कहते हैं। ये भी 2 तरह के हैं, नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल। हाँ, नॉन कन्वर्टेबल यानी NCDs शुद्ध ऋण होते हैं। आपको एक तय ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर आपका मूलधन वापस, कहानी खत्म। और कन्वर्टेबल डिबेंचर में एक विकल्प होता है कि आप एक निश्चित समय के बाद अपने डिबेंचर को उसी कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं। तो ये उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो शुरुआत में सुरक्षा चाहते हैं लेकिन बाद में कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। Exactly. इसके अलावा कुछ खास तरह के बॉन्ड्स भी हैं, जैसे मसाला बॉन्ड्स। ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में जारी किए जाते हैं, लेकिन होते रुपए में ही है। इसकी खासियत यह है कि करेंसी एक्सचेंज रेट का सारा जोखिम विदेशी निवेशक पर होता है, भारतीय कंपनी पर नहीं। फिर है ग्रीन बॉन्ड्स। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, इनसे जुटाया गया पैसा सिर्फ पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर प्लांट या विंड एनर्जी में ही लग सकता है। ये सस्टेनेबल फाइनेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। और एक और अनोखा बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। नहीं, कोई रेगुलर ब्याज नहीं मिलता। तो फिर कोई इसमें निवेश क्यों करेगा? क्योंकि ये गहरी छूट पर जाली होता है। मान लीजिए 1000 रुपए की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आपको सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको पूरे 1000 रुपए वापस मिलेंगे। अच्छा, तो जो 400 रुपए का फर्क है वही रिटर्न? वही आपका रिटर्न है। समझ गए। और आखिर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, मतलब सोना खरीदने का एक डिजिटल तरीका। हाँ, चोरी का डर नहीं, मेकिंग चार्ज नहीं, और ऊपर से सरकार थोड़ा ब्याज भी देती है। ये भौतिक सोना रखने का एक बेहतरीन विकल्प है। अब हम कुछ एडवांस टॉपिक्स पे आ रहे हैं, जैसे डेरिवेटिव्स। आज हम इनमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, लेकिन आसान भाषा में ये है क्या? आसान भाषा में समझिए, डेरिवेटिव्स एक तरह का वित्तीय, कह सकते हैं, सट्टा या बीमा है। सट्टा या बीमा? हाँ, इनका अपना कोई मूल्य नहीं होता। इनकी वैल्यू किसी और चीज जैसे किसी स्टॉक, सोने या डॉलर की कीमत से डिराइव होती है। अब भविष्य की कीमतों पर दाव लगाते हैं। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ सट्टेबाजी के लिए होता है? नहीं, इसका सबसे बड़ा उपयोग जोखिम कम करने यानी हेजिंग के लिए होता है। जैसे किसान अपनी फसल को खराब मौसम से बचाने के लिए बीमा लेता है, वैसे ही कंपनियां अपने वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन टूल है। हाँ, इसके मुख्य प्रकार हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस, जिनका कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। ठीक है। और अंत में है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs। ये क्या है? ये बड़े और जानकार निवेशकों के लिए बनाए गए प्राइवेट फंड्स हैं। ये आम म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं होते। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, कैटेगरी 1 में आते हैं वेंचर कैपिटल और एंजल फंड्स, जो नए नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, जैसे शार्क टैंक इंडिया में शार्क्स करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं, जो पहले से स्थापित कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं। और कैटेगरी 3 सबसे ज्यादा जोखिम वाली है, जिसमें हेज फंड्स आते हैं। ये बहुत जटिल ट्रेडिंग रणनीतियां अपनाते हैं और शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए उधार के पैसे यानी लेवरेज का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। वाह! तो हमने 1000 रुपए की बचत से शुरुआत की और देखा कि वो पैसा मनी मार्केट में एक दिन के उधार से लेकर कैपिटल मार्केट में IPO के जरिए एक नई कंपनी की नींव रखने तक, और फिर AIFs के जरिए एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने तक का सफर तय कर सकता है। ये एक बेहद जटिल लेकिन उतनी ही तार्किक प्रणाली है। हाँ, एक खूबसूरत प्रणाली जिसे तरलता और विकास दोनों को एक साथ बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
हर उपकरण, चाहे वो एक दिन का कॉल मनी हो या 40 साल का सरकारी बॉन्ड, इस बड़ी मशीनरी में अपनी एक खास भूमिका निभाता है। ये सच में जबरदस्त है। आज की हमारी इस यात्रा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। इस पूरी जटिल संरचना और अनगिनत उपकरणों को देखते हुए एक आम निवेशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है और सबसे बड़ा अवसर कहाँ छिपा है?